जापान एक ऐसा देश जिसके ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसके बावजूद भी ये जल्द से जल्द फिर से खड़ा हो गया। यहाँ पे अभी भी समृद्धि और संपन्नता इसका वास है। ऐसा क्यों? ये देश में ऐसी क्या जो कंसेप्ट है जो वहाँ के पब्लिक फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अमीरी है? यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी क्या मेंटेलिटी है जिसके वजह से वो संपन्नता और समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं? ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो किसी भी बुक में नहीं देखे जाते या फिर जापान में कहीं पे ये लिखे नहीं गए हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से ढाला गया है कि आज भी आने वाली पीढ़ियां इसको फॉलो करती है। आज ऐसे ही अमीरी के 5 प्रिंसिपल्स देखते हैं जो जापान को इस समृद्धि पर पहुंचा चुके हैं। जापान के लोगों का सक्सेस का ये जो पहला प्रिंसिपल है वो है काकेबो। 1930 के पहले का पीरियड है, जहाँ पे एक मिसेस हितोमी जापानी औरत अपने घर में परेशान थी, चिंता में थी कि जो भी इनकम घर में आ रहा है उससे अपना गुजारा कैसे हो। एक अकेला हस्बैंड जो काम पे जाता था और लिमिटेड तनख्वाह जो घर पे आती थी, उसी में उसको अपना घर चलाना था। और इसके ऊपर सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाली। जो भी घर में खर्चे होने लगे उसको वो अपने डायरी में लिखने लगी। जो भी हुआ, फिर वो छोटा से छोटा खर्चा भी क्यों न हो, जैसे 30 येन में दूध खरीदा, वेजिटेबल खरीदे 100 येन में, बच्चे के लिए मिठाई खरीदी तो वो 50 येन की। इस तरीके से जो भी छोटे मोटे खर्चे थे वो सभी मिसेस हितोमी अपने कॉपी में लिखने लगी। अभी इससे होता ये था कि जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उनको वो ट्रैक कर पा रही थी। और फिर ये केवल डायरी में लिखना नहीं था, तो इससे होता ये था कि उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो ये भी सोचने लगती थी कि क्या कोई ऐसे खर्चे हैं जिसको हम कम कर सकते हैं। और वही है बजटिंग। ये बजटिंग जो आज भी जापान की काफ़ी सारी महिलाएं अपने घर में यूज़ करती है। 76 से ज़्यादा जापान की महिलाएं हैं जो आज भी ये काकेबो मेथड यूज़ करती है। और जो भी ये यूज़ करने वाली महिलाएं हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में 30% से भी ज़्यादा का सेव करती है, ऐसा एक रिपोर्ट में बोला भी गया है। अभी देखो ये सेव करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसे संभालना और सेव करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जैसे बोला भी जाता है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड ओनली, तो इसी तरीके से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका प्रॉपर बजटिंग करने के बाद जापानी लोग आज भी अपने लिए खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करने का एक फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं। तो ये काकेबो मेथड यूज करके जापान के लोग अपनी सेविंग्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ा रहे हैं। और ये अभी इस तरीके से हो चुका है कि लोग पैसे किस तरीके से सेव करें उसके बारे में काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं। और इसी वजह से अगर किसी को ट्रैवल भी करना हो तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाता है, जिसके वजह से नेचुरल जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन पे प्रेशर भी नहीं बढ़ता और फिर रिसोर्सेस है वो काफ़ी ऑप्टिमली यूज भी हो जाते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है जो जापान से हमें लेना चाहिए वो है मोतानाई। मोतानाई मतलब क्या? अगर आप जापान में किसी भी कारीगर से मिलोगे, समझो किसी आप टेलर से मिल रहे हो, तो वहाँ पे आप ये पाओगे कि वो टेलर छोटे छोटे कपड़ों के जो टुकड़े हैं उसे भी संभाल के रख रहा है। और उसको अगर आप पूछोगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब ऐसे होगा कि ये जो छोटे टुकड़े हैं वो भी काम के हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर बनाई गई है तो उसे फेंको मत, उसका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है उतना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यूज़ में नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान डाली है, वो बनाने में काफ़ी लोगों ने अपनी ऊर्जा खर्च की है। जैसे कि अगर समझो हम खाने के लिए भी देखें तो खाना जब भी परोसा जा रहा है तभी उसके लिए काफ़ी लोगों ने एफर्ट्स लिए होंगे। किसी जो फार्मर होगा उसने अपने एफर्ट्स वहाँ पे डाले होंगे। घर पे आते आते बहुत सारे लेबर्स की वजह से वो अपने घर तक पहुँचा होगा। साथ ही में जिसने भी अपने घर में इसे बनाया होगा उसने भी काफ़ी प्रेम और फिर एफर्ट्स के साथ उसको बनाया होगा और तभी वो हमारे प्लेट में सर्व किया गया है। तो ऐसे में खाने के प्रति भी हमें काफ़ी कृतज्ञता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
हमें ये नौबत ही नहीं आनी देनी चाहिए कि खाना वेस्ट हो जाए या फिर उसे फेंकने की नौबत आए। जापान के स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है कि आप लो उतना ही जितना आप खा पाओगे और इसके वजह से वेस्ट जाने की कोई संभावना ही नहीं बचती। और यही वो मोटेनाई का कंसेप्ट है जो जापान में हर घर में यूज होता है, जिसके वजह से वेस्ट कोई भी चीज नहीं जाती। अगर हम भी सोचे तो बहुत बार तो खाना हुआ या फिर अनयूज चीजें नहीं, लेकिन पैसा हुआ, समय हुआ, ये भी बहुत बार वेस्ट में फेंके दिए जाते हैं। नोइंगली या अननोइंगली बहुत सारे लोग ये करते हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर हम फेंक रहे हैं तो उसके बारे में फिर से एक बार सोचना जरूरी हो जाता है। समझो कोई अनवांटेड चीजें हम खरीद रहे हैं तो वो भी हमारे पैसे की बर्बादी है। कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है तो फिर ये पैसे की भी बर्बादी हो सकती है। अगर ऐसे में कुछ पैसा बच भी जाए तो फिर उसकी हम SIP कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उससे बच्चों के बुक्स खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें दूसरी जगह पे सच में ज़रूरत है वहाँ पे वो पैसे हमारे यूज़ में हम ला सकते हैं। तो ये है मोटेनाई कंसेप्ट। ये एक तरीके का केवल कंसेप्ट ही नहीं बल्कि एक आदत है जो हमें अमीरी की तरफ लेके जाती है, और वही आज हम जापान के समृद्धि से देख भी सकते हैं। अभी जापान को संपन्नता देने वाले तीसरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं और वो है हारा हाचिबु। हारा हाचिबु मतलब अगर आप खाना खा रहे हो तभी केवल आपका पेट 80% भर जाए इतना ही खाना खाए। जापान के ओकिनावा शहर में आप जाओगे तो वहाँ की एक खासियत है, यहाँ के लोग 100 साल की उम्र तक आसानी से जीते हैं। और अगर यहाँ पे आप किसी को पूछोगे कि आपके इस लंबे जीवन का राज क्या है तो वो वही बताएंगे, हारा हाचिबु। उनकी यही मान्यता है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो उतना ही खाओ जितना आपको सिंपली डाइजेस्ट हो सकता है, यानी 80% तक खाओ। और ये कंसेप्ट केवल खाने के रिलेटेड नहीं है, तो उनकी जीवन पद्धति भी इससे उजागर होती है। देखो अगर हम हमारी तरफ देखें तो काफ़ी सारे लोग जो अनवांटेड चीज़ें हैं उससे भी खुद को प्रेशराइज करते रहते हैं। फिर वो आपका क्रेडिट कार्ड से परचेस हो या फिर आपका मेंटली स्ट्रेस लेना हो, बहुत सारे चिंताओं के बारे में सोचना हो। इसके वजह से हम हमारे लिए फाइनेंशियल प्रेशर तो बढ़ाते ही है, लेकिन साथ ही में मेंटल प्रेशर भी क्रिएट करते रहते हैं, जिसके वजह से जाने अनजाने में खुद की लाइफ काफ़ी प्रेशर में डालते रहते हैं। तो समझो एक एग्जाम्पल के लिए हम अमेज़ॉन पे कुछ खरीदी कर रहे हैं तो हमें ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये हमारी इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं है, क्या 80% भी हम यूज़ करके हमारी जो नीड है उसको पूरी कर सकते हैं क्या। देखो रिसोर्सेस को भी इससे पूरी तरीके से यूटिलाइज करना नहीं हो जाएगा, और जो भी 20% बचेगा वो बाकी जो भी लोग हैं उनके लिए काम में भी आएगा। तो इसके लिए वेस्टेज तो कम होता ही है, लेकिन जो भी रिसोर्सेस है वो भी ऑप्टिमली यूज हो जाते हैं। तो हारा हाचिबु एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक हमारे लिए सेल्फ कंट्रोल भी क्रिएट करता है, जिसके वजह से ना केवल हम हमारी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रह के उसकी परवाह करते हैं, बल्कि हमारा फाइनेंस हुआ या फिर हमारे लिए जो भी सेल्फ कंट्रोल वाली बाकी चीज़ें हुई उसके ऊपर भी हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है वो एक आदत खुद में ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। तो ये कंसेप्ट अपनाने के बाद 80% पेट भरने के बाद बची हुई 20% में हम हमारा मन को संतुष्टि और संतोष से भरने के बाद खुद के लिए हेल्थ भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और जब भी हम ये हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में कंसेप्ट डालते हैं तभी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली भी हम हमारे लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करते रहते हैं, जो हमें आगे जाके अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए एक सीधा रास्ता बना देता है। दोस्तों जापान की संपन्नता के ये 5 जो रहस्य हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो ये 3 रहस्य अभी तक डिस्कस किए हैं वो आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को आप अभी ज़रूर लाइक करें। और अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अमीरी के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, और वो है शुहारी।
शुहारी एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक बिगिनर को मास्टर तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। अगर जापान की ही लोक कथा के अनुसार देखें तो वहाँ पे एक कथा बोली जाती है जहाँ पे एक जो न्यू बिगिनर था, जो सामुराई था, वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए एक कोच के पास गया। वो पहले तो कोच जो भी बोलता था उसको डिक्टो फॉलो करता था, उसको कॉपी करता था। वहाँ पे वो कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता था। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस वो करता रहा, उसके बाद वो उस चीज़ों में इतना निपुण हो गया कि अभी वो इस काबिल बन गया था कि वो अभी अपना खुद का नॉलेज भी वहाँ पे ऐड कर सकता है। और अभी खुद का नॉलेज ऐड करने के बाद खुद उसने कुछ ऐसे भी टेक्निक डेवलप किए कि जो अभी तक किसी को पता भी नहीं थे, जो सेल्फ डेवलप थे, जो इन्वेंटेड थे। और बाद में यही लर्नर सामुराई कल को एक कोच बन गया जो अभी बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग देता है। मतलब ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है जहाँ पे मतलब लोग वहाँ पे जो भी कॉपी करना है उसको ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। बाद में जहाँ पे लोग अपने यहाँ से कुछ टेक्निक्स उसमें ऐड करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं जो काफ़ी यूजफुल होता है। और फिर तीसरा ये एक मास्टर की पोजीशन हासिल हो जाती है जहाँ पे अभी तुम केवल एक प्रैक्टिशनर नहीं बनते बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक होके भी काम करते हैं। तो ये हो गया शुहारी का रूल। अगर एग्जाम्पल के लिए हम किसी फाइनेंशियल ट्रेनर का एग्जाम्पल ले तो स्टार्ट में तो वो ऐसे पोजीशन पे होता है जहाँ पे वो लर्नर स्टेज पे होता है। काफ़ी सारे कोच या फिर मेंटोर, इनसे वो खुद काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता है, उनको कॉपी करता रहता है। लेकिन एक समय ऐसे आ जाता है जहाँ पे ये लर्नर को ये आइडिया हो जाती है कि भले बजटिंग के हो या सेविंग के हो, कुछ कंसेप्ट मैं समझ तो गया हूँ लेकिन ये पर्सनलाइज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे पर्सनली क्या उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है वो समझ जाता है और उसमें खुद का एडिशन करके काफ़ी सारे वो और भी टेक्निक्स डेवलप करता जाता है। और फिर एक समय ऐसे आता है जहाँ पे ये फाइनेंशियल जो ट्रेनर है वो अभी दूसरों को भी फाइनेंशियल ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। यानी एक लर्नर से लेकर कोच, मेंटोर या मास्टर तक की पोजीशन ये शुहारी प्रोसेस से अचीव की जाती है। और यही जो कंसेप्ट है वो जापान में काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अभी हमें भी हमारे खुद के तरक्की के लिए प्रैक्टिस में लाना होगा। अभी ये जो भी 4 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए उसके बाद 5वें प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ही जापान में नया साल का शुरुआत होने जाता है वहाँ पे एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो है ओसोजी। ओसोजी यानी महासफाई। आज भी जापान में जैसे ही नए साल की शुरुआत होने जाती है उसके पहले घर घर में, दुकानों में सफाई की जाती है। जो भी पुराना जमा पूरा कचरा हो उसे बाहर फेंक दिया जाता है। इसी से मेलजोल खाता हुआ कंसेप्ट भारतीय संस्कृति में भी है। जैसे भी कभी भी कोई नया त्योहार हो तो उसके पहले घर में सफाई की जाती है। उसी तरीके का जापान का ये भी एक कंसेप्ट है जिसे काफ़ी जापानीज लोग मन से एग्जीक्यूट करते हैं। और ये केवल अपने घरों के कूड़े कचरे तक ही सीमित नहीं रखते बल्कि उसको ये सफाई के लिए अपने मन तक लेके जाते हैं। यानी अगर समझो किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी को माफ़ कर देना है, तो फिर अननेसेसरी के जो ये स्ट्रेस हम अपने मन में पाले हुए होते हैं उनको भी दूर करने के लिए जापानीज लोग ये ओसोजू कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी नया साल आने वाला है तो घर के साथ ही अपना मन साफ होना भी उतना ही ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना है। तो हम भी इसे एक्सेप्ट कर ले और फिर ये प्रैक्टिस हमारे त्योहारों के साथ जैसे जुड़ी है वैसे ही हमारे मन के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दे तो घर के साथ हमारा मन भी साफ होता रहेगा। इससे हमारे माइंड के ऊपर जो भी प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहेगा, जिसकी वजह से अमीरी की तरफ सोचने के लिए हम अपने पूरे एफर्ट्स दे सकते हैं और फिर ऑटोमेटिकली शांति से अपनी संपन्नता भी पा सकते हैं। जापान से टेक्नोलॉजी तो हम सीखते ही है, लेकिन ये जो 5 प्रिंसिपल्स आज हमने डिस्कस किए वो हम खुद में इम्प्लीमेंट करें तो जापानी लोग जिस तरीके से शांततापूर्ण और आनंदी रहते हैं उसी तरीके की समृद्धि और संपन्नता और आनंद हम हमारे जीवन में भी सुकून के साथ पा सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे केवल लाइक न करें बल्कि आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सुखी, संपन्न और आनंदित जीवन जी सके।
दोस्तों ऐसे ही मनी कंसेप्ट्स हुए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंसेप्ट्स हुए या फिर स्टॉक म्यूचुअल फंड, इनके एनालिसिस हुई, इसके रिलेटेड वीडियोस आप तक सिंपल और सरल भाषा में पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल के बटन भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।